वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले केमिस्ट्री कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक है राउल्ट का नियम। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। यहाँ से न्यूमेरिकल इसकी सीमाएं या तो इसका नियम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से अक्सर आपके 6 सेट बनते या 7 सेट बनते होंगे। तो 6-7 सेट में कम से कम 2 से 3 सेट पेपर ऐसे होंगे जिसमें राउल्ट का नियम जरूर दिख जाएगा। नियम न्यूमेरिकल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग में 4 नंबर, अगर यहाँ से न्यूमेरिकल आ गया तो फिक्स है कि 4 नंबर से न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आता है हर बार। तो देखिए राउल्ट का नियम होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे होता यह है कि जैसे कोई हमारे पास क्या है शुद्ध विलायक, क्या है शुद्ध विलायक। ठीक, जैसे हम यहाँ पर क्या लिए हैं भाई, एक बर्तन है। बहुत आसान भाषा में समझिए, क्या है एक बर्तन है जिसके अंदर में क्या है शुद्ध विलायक यानी जल। क्या है ये, क्या है शुद्ध विलायक। क्या है ये शुद्ध विलायक। ठीक, अगर हम इस शुद्ध विलायक में कोई वैद्युत अनवघट्य पदार्थ, अब यहाँ से हम मिलाते हैं वैद्युत अनवघट्य पदार्थ को घोल दिए। नीला वाला जो है घोल गया, क्या यहाँ पे घोल दिया। नीला वाला जो क्या है यहाँ पे वैद्युत अवघट्य पदार्थ को घोल देते हैं तो विलयन का वास्तविक वाष्प दाब का होता है कम हो जाता है। क्या होता है, विलयन का वास्तविक वाष्प दाब कम हो जाता है। जैसे कि अगर शुद्ध विलायक है तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा। जैसे ही उसके अंदर वैद्युत अवघट्य पदार्थ, क्या है वैद्युत अनअपघट्य, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ, क्या क्या मिला रहे हैं लोग, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। ठीक, किसी शुद्ध विलायक में अगर वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को मिला दिए तो उसके वाष्प दाब में क्या होगी, कमी हो गई। अब बात है कि वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ होता क्या है। तो ऐसा विलयन जिसके, ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित नहीं हो सके। लिख लेंगे यहाँ पे, ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित न हो सके। वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ ऐसा होता है कि उसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर वैद्युत अवघट्य रहेगा तो उसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित हो जाएगी। यानी कि शुद्ध विलायक में वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को मिला दिए कि जिससे मतलब कि ऐसा पदार्थ होता है कोई जिससे धारा नहीं बसती उसमें। ठीक, तो जैसे वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिला दिए तो विलयन बन गया। विलायक से क्या बन गया, विलयन। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, वाष्प दाब कम। यानी कि हम ये लिखेंगे वाष्प दाब का क्या होता है, अपेक्षित अवनमन। क्या होता है यहाँ पे, अब बन गया विलयन बन गया तो उसका वाष्प दाब का क्या हो जाएगा, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षित मतलब अपेक्षाकृत, मतलब पहले के बच्चा का हो गया। अवनमन मतलब कम होना, क्या होना, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन हो गया। यह अपेक्षित अवनमन की किसके बराबर होगा, तो जो यह वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन होता है विलयन के विलय के मूल प्रभाज के या मूल अंश के क्या होता है, बराबर। क्या होता है, विलय के मूल अंश या मूल प्रभाज, बात एक की चीज़ है, मूल अंश बोले या मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है, के बराबर होता है। समझ में आया आपने। अब इसको कैसे लिखना है, बहुत आसान भाषा है। किसी जो है शुद्ध विलायक में जैसे ही वैद्युत अनवघट्य पदार्थ, वैद्युत अनवघट्य पदार्थ कौन कौन से, जैसे कि बात करें वैद्युत अनवघट्य पदार्थ जैसे कि यूरिया, क्या है यूरिया, शर्करा, ठीक, ग्लूकोज, क्या होता है ग्लूकोज, ये सब क्या है वैद्युत अनवघट्य पदार्थ हैं। ठीक, इनको घोल देंगे अगर
तो वाष्प दाब का क्या हो जाएगा, अपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। और यह अपेक्षिक अवनमन जो होगा विलेय के मोल अंश के बराबर होता, क्या होता है, मोल अंश के बराबर होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए लिखते कैसे हैं, तो लिख लेंगे कैसे, तो चलिए लिखते कैसे हैं, लिखेंगे इसमें राउल्ट के नियम के अनुसार, यानी कि लिख लेंगे इस नियम के अनुसार। क्या लिखिएगा, इस नियम के अनुसार जब किसी शुद्ध विलायक, क्या है, जब किसी शुद्ध विलायक जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील या वैद्युत अनवघट, का है, अवाष्पशील बोल दे या वैद्युत अनवघट पदार्थ, बात एक ही चीज है। कोई अवाष्पशील या वैद्युत अनवघट, या क्या बोल रहे हैं, वैद्युत अनवघट पदार्थ घोल दिया जाता है, वैद्युत अनवघट पदार्थ घोल दिया जाता है, तो क्या होता है भाई, विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, ठीक, क्या हो जाएगा आपके विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। क्या होगा, अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होगा, बराबर। क्या हो जाएगा भाई, मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक, या होगा, बात एक चीज है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, मान लेते हैं विलयन है, विलायक है, पहले क्या है, विलायक है, उसका वाष्प दाब P0 है, ठीक। जैसे ही उसके अंदर अवाष्पित पदार्थ को मिलाया गया तो उसका वाष्प दाब घट के PS, P से क्या हो गया, PS हो गया। तो कमी कितना होगी, कमी निकालना हो तो क्या निकालेंगे, PS और P0 माइनस PS, ठीक। तो अपेक्षित निकालना है, मतलब किसके सापेक्ष में, शुद्ध मतलब कि वाष्प दाब के सापेक्ष, मतलब विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर किसके होगा, किसके बराबर है, मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज का होता है विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल बटे विलायक का मोल प्लस विलयन का मोल, सॉरी विलेय प्लस विलायक, या तो हम सीधे लिख सकते हैं विलयन का मोल। तो आ जाएगा n। अगर हम जो है, या तो यहाँ पर x लिखा जाता है कहीं कहीं, क्या है, या तो x ए से दर्शाया जाता है, ठीक। ये क्या होता है, मूल अंश। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, PS माइनस P0 बराबर विलेय का मोल n बटे विलेय प्लस विलयन का मोल, विलेय प्लस विलायक का मोल, ठीक। यानी n प्लस कैपिटल N, n का है विलेय का मोल और कैपिटल N क्या है, विलायक का मोल। क्या है, जहां लिख लेंगे, जहां P0 क्या है, शुद्ध वाष्प दाब का, सॉरी क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। P0 क्या है भाई, यहाँ पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा, क्लियर। PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, मिलाने के बाद ना कम है तो क्या हो जाएगा, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, क्या है, विलयन का वाष्प दाब, क्या है, ठीक। और n क्या है, विलेय का मोल, क्या है, विलेय का मोल, और कैपिटल N क्या है, शुद्ध विलायक का मोल। क्या शुद्ध विलायक या कि विलेय, चाहे विलायक लिख लें, क्या लिख लें, या विलायक का मोल, ठीक।
यदि आपसे पूछा जाए तो परीक्षा में आप इतना लिखिएगा, पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट बराबर क्या हो जाएगा, एक्स है। एक्स ए को हम लोग मोल अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मोल अंश। एक्स ए को मोल अंश से पर जो है दिखाया जाता है, या तो उसको बड़ा मोल अंश का होता है विलेय का मोल अपान विलेय प्लस विलायक की मोल। ठीक, मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा होती है। तो इतना लिखेंगे। और इसके बारे में यदि जो है न्यूमेरिकल में किस प्रकार से लगाएंगे, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो काम करते हैं, लिख लिया होगा आपने, तो मिटा देता हूँ कुछ समय के लिए। ये इतना भाग बस उधर कर देते हैं, जो फिगर बना है उसको हटा देते हैं हम। अभी आपने राउल्ट का नियम देख लिया। अब राउल्ट के नियम के अनुसार क्या था कि जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होगा विलेय के मोल अंश के बराबर होगा। मोल अंश क्या हो जाएगा, विलेय का मोल अपान विलायक प्लस विलेय का मोल। ठीक है, जहाँ पी नाट क्या है, शुद्ध वाष्प दाब विलायक का, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, एन क्या है, विलेय के मोलों संख्या, और कैपिटल एन का है विलायक के मोलों संख्या। यदि यह चीज़ तनु विलयन के लिए क्या है, तनु विलयन के लिए, मतलब जो विलयन का बहुत पतला हो, बहुत गाढ़ा कम है। तनु का मतलब कि यह कहे कि उसमें विलयन में विलेय की मोल संख्या बहुत कम क्या हो, बहुत कम हो। ठीक है, तो कहा जाएगा विलयन तनु। लिखेंगे तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए क्या होगा, विलेय की मोल बहुत कम होंगे, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन जो होगा लगभग बराबर किसके होगा, कैपिटल एन। क्या हो जाएगा, अगर n का मान बहुत कम हो, अगर विलेय की मोल बहुत कम हो, तो n प्लस एन क्या होगा, कैपिटल एन के लगभग बराबर होंगे, है ना। यानी कि जहां हमने n प्लस एन लिखा है वहां पर क्या लिख दें, कैपिटल एन। तो कितना हो जाएगा, पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट बराबर स्मॉल एन बटा कैपिटल एन। कितना हो जाएगा, स्मॉल एन बटे कैपिटल का एन। अब मोल क्या होता है, बार बार मोल समझ कर रहे हैं। तो मोल जो होता है विलायक का भार और विलेय का भार बटे विलेय का भार, मतलब जिसका भी निकालें, भार बटे भार होता है। ठीक, विलेय का निकालें, विलायक का निकालें, बात एक की चीज़। मोल बराबर बेसिक क्या होता है, किसी भी चीज़ का मोल जो होता है उसका भार, उस पदार्थ का भार कितना है और उसका अणु भार क्या है, अणु भार के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल। अब ये विलायक के लिए भी लिखा सकता है। अगर विलायक की मोल संख्या निकालना हो तो भार विलायक का लेंगे और विलायक का अणु भार निकाल लेंगे। अगर विलेय का मोल निकालना है तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार ले लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अगर हम उसको इस प्रकार से कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, चूंकि देखिए हम मोल की बात कर लें, अगर जो है स्मॉल एन का है, ये भी मोल है, कैपिटल एन भी मोल है। स्मॉल एन का है, विलेय का मोल क्या है, विलेय का मोल। तो भार मोल बराबर का होता है, भार बटा अणु भार होता है। भार को W ले लें और अणु भार को M क्या ले लें, M। ठीक, तो क्या होगा, चूंकि स्मॉल एन बराबर का हो जाएगा यहाँ पे भार बटा अणु भार है, तो विलेय का स्मॉल लिए हैं तो भार को हम लोग स्मॉल W ले लें और अणु भार को स्मॉल M क्या ले लें, स्मॉल m। तथा हम विलायक की बात करना तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाला है ना, कैपिटल एन विलेय का मोल है। तो हम तथा कैपिटल N बराबर क्या ले लेते हैं, कैपिटल W बटा कैपिटल M। क्या है, कैपिटल W बटे कैपिटल का M। तब क्या हो जाएगा, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर रखिए उठा करके, तो हो जाएगा यहाँ पे पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाले ये पे रखेंगे स्मॉल एन बटा स्मॉल W बटा कैप स्मॉल एम टोटल के बटे कैपिटल W बटा कैपिटल M। ठीक, या इसको इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, इनका नीचे हो जाएगा, बीच में हो जाएगा ना भाई, इसको ले जाएंगे, इसको अंश का हर हो जाएगा। ठीक, तो पी एस माइनस पी डब्ल्यू, अरे पी नाट माइनस का पी एस बटे पी नाट किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला ऊपर हो जाएगा ना, यानी कि स्मॉल का W गुणे कैपिटल M, स्मॉल W गुणे कैपिटल का M
बटे का हो जाएगा स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। कितना हो जाएगा? स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। डब्लू को कैपिटल लिख लेते हैं, बड़ा वाला। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अब जहाँ की बात करें, ये क्या है आपका, स्मॉल डब्लू क्या है, कैपिटल डब्लू क्या है, तो यहाँ तो लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। अब जहाँ भी लिख लीजिए फिर से एक बार। आपको ही तो पता है पी नॉट पी एस के बारे में, तो बस स्मॉल एम को बारे में लिखना है। स्मॉल डब्लू क्या है आपका? स्मॉल डब्लू की क्या है आपका? विलेय का भार क्या है? स्मॉल डब्लू क्या है? विलेय का भार क्या है? और कैपिटल एम क्या है? मोलर द्रव्यमान किसके है भाई? विलायक का, है ना। यानी कि कैपिटल एम क्या है? विलायक का अणु भार क्या है? विलायक का अणु भार है, ठीक है। और स्मॉल एम क्या है यहाँ पे? विलेय का अणु भार क्या है? विलेय का अणु भार। और कैपिटल डब्लू क्या है? विलायक का भार क्या है? विलायक का भार, ठीक। यदि कभी मान लीजिए डब्लू स्मॉल डब्लू आपके बुक में समझ में कंफ्यूजन लगे तो क्या करिए, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर कितना हो जाएगा? विलेय का भार गुणे विलायक का अणु भार बटे विलेय का अणु भार गुणे विलायक का भार। ये क्या हो जाएगा हमारा? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी जीरो के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर अब बात आती है कि यह इसकी सीमाएं क्या है, कब लागू होता है, तो इसकी सीमाएं क्या है? सीमाएं यह है कि विलयन तभी लागू होगा, नियम जब विलयन का होगा तनु क्या होगा? तनु विलयन पर ही लागू होता है। क्या होता है? यानी कि सीमा पहला क्या होना चाहिए? विलयन जो है तनु होना चाहिए, यानी ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, ठीक है। अगर दूसरा की बात करिएगा तो इसका जो है, इसमें ताप जो होना चाहिए स्थिर होना चाहिए, ताप का वेरिएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें ताप स्थिर आना चाहिए। तीसरी सीमाएं बात कर लें, तीसरा शर्त में तो इसका जो यह जो है अवाष्पशील पदार्थ के लिए लागू होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? यह अवाष्पशील पदार्थ या अनअपघटक पदार्थ पर ही लागू होता है। यह जो है अवाष्पशील, अवाष्पशील मतलब होता है ऐसा विलयन जिस पर जो है जो वाष्प में नहीं बदलता। कहा था जो वाष्प में नहीं बदलता, यानी अवाष्पशील तथा आप लिख लेते हैं या वैद्युत अनअपघट्य। अवाष्पशील का वैद्युत अनअपघट्य विलयन पर ही लागू होता। क्या होता है? विलयन पर ही लागू होता है। अगर वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो जाएगा तो यह लागू नहीं हो। जैसे कि सोडियम क्लोराइड क्या है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ है ना, यानी ऐसे विलयन होने चाहिए जो अपने आयन में न टूटे, ठीक है। अगर सोडियम क्लोराइड के विलयन में अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, उस प्रकार का विलयन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि जिसमें धारा प्रवाहित न हो सके, ठीक। जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, यूरिया, ये सब के विलयन हो गए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा।